Assalamualaikum students, how are you? Hope so you will be fine and safe at your homes. Students, previous lecture में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे. न्यूमेरिकल्स आपने स्टार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक. तो आप जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं आज उन्हें हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लुक एट योर बुक्स पेज नंबर 25, ओपन योर कॉपीज एंड लुक एट योर बुक पेज नंबर 25. अपने न्यूमेरिकल्स को हम जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम कंप्लीट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. यानी आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व भी किए थे और आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग भी कंप्लीट की थी. आज उनको हम कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल्स को. सो आपने जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में आपने उनको राइट करना है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास 6400 किलोमीटर. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 6400 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, हमने 6400 मींस जो जीरोस हैं आपने उनको सेपरेट फॉर्म में राइट किया था. 100 किलोमीटर. नेक्स्ट 64 multiplied 10 raised to power 2 because 0 is repeated 2 times, so we can write it 100 10 raised to power 2 kilometers. Next, इसके बाद आपने क्या किया था, इसके बाद आपने देखा था आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है आपने वो फाइंड की थी. तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 6 एंड आफ्टर 6 देयर इज ओनली वन नंबर. सो वन नंबर है तो हम 10 से डिवाइड भी करवाएंगे एंड 10 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे. सो 64 डिवाइडेड बाय 10 and multiply by 10 raised to power 2 kilometers. Okay, 64 divided by 10 is equals to 6.4 and 10 raised to power 1 multiply 10 raised to power 2 kilometer. So students, bases are same, so powers can be added. 6.4 multiplied 10 raised to power 3 kilometer. This is the answer because क्वेश्चन में मैंने कहा है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वी कैन राइट इट इन इट्स साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सेकंड पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, अगेन इसको इसी प्रोसेस पे हम सॉल्व करेंगे. 38 मल्टीप्लाई 0 is repeated 4 times, so 1 2 3 4 means 10,000 kilometers. 38 multiplied 0 is repeated 4 times, so we can write it 10 raised to power 4 kilometers. 38 multiplied 10 raised to power 4 kilometers. अब next अब क्या करेंगे हम, first non-zero digit. First non-zero digit is 3 and after 3 there is only one number, so we can divide and multiply by 10. 38 divided by 10 and also multiplied by 10, multiply 10 raised to power 4 kilometers. Okay students, 38 divided by 10 equals to 3.8 and multiply 10 raised to power, bases are same so powers can also be added. 3.8 multiply 10 raised to power 5 kilometer is that your answer. Okay, next students, part C. Okay students, this question is also similar. 3 multiply 0 is repeated 8 times. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 meter per second. So 3 multiply by 10 raised to power 8 ms minus 1 is its answer. Fourth part is this, count the seconds in a day. ठीक है, estimate the seconds in a day कि आपने एक डे में यानी वन डे में जितने सेकंड्स काउंट होते हैं आपने वो फाइंड करने हैं. ठीक है, seconds in a day. Okay, first of all आप क्या करेंगे, how many hours in a day? hours in a day 24
4 आवर्स। ओके, आवर्स में मिनट्स कितने होते हैं? मिनट्स इन आवर 60 minutes and seconds in minutes। एक मिनट में आपके पास कितने सेकंड्स हैं? 60 सेकंड। तो मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई एंड 60। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर होगा दैट इज योर आंसर। ओके, सो 864 मल्टीप्लाई 10 raised to power 4 seconds, is that your answer? Okay students, we have completed our part number 5. Now look at your page number 26 and start our 6th question. Okay student, मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, फिर हम उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वर्नियर कैलिपर के अकॉर्डिंगली ये न्यूमेरिकल है। वर्नियर कैलिपर आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट to its main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division। स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने आपको कहा है कि जो जीरो लाइन है वर्नियर स्केल की वो राइट साइड पर है। मींस आपके पास जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से मैच नहीं हो रही, तो वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर में आपके पास जीरो एरर है। और जीरो एरर की क्वांटिटी कितनी है? आपके पास फोर्थ डिवीजन में मौजूद है, ठीक है। फाइंड इट जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका पहले जीरो एरर फाइंड करेंगे एंड नेक्स्ट इसका जीरो करेक्शन भी फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6। Let's start 1.6. Okay, first of all students, we have to write the division of the vernier scale। डिवीजन आपके पास जीरो लाइन की जो है वो राइट साइड पर है और फोर्थ डिवीजन है, ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल इज 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आपने लर्न भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ गिवन नहीं है लेकिन आपने उसको माइंड में रखना है और हम यहाँ पर उसका लीस्ट काउंट राइट करेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। ये गिवन है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट अब डिवीजन है, तो रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। सो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ क्वांटिटीज, 0.01 centimeters multiplied by 4, so which is equal to 0.04। सो स्टूडेंट 0.04 की जो आपने वैल्यू फाइंड की है, इट इज दिस जीरो एरर। ये आपने जीरो एरर फाइंड किया है, मींस आपके पास जो जीरो एरर है वर्नियर कैलिपर में वो 0.04 है, ठीक है। सो इट इज आल्सो द जीरो एरर, जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल्स टू 0.04, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर लिया, मैंने क्वेश्चन में आपको गिवन भी है, फाइंड इट्स जीरो एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका जीरो एरर फाइंड किया एंड जीरो करेक्शन। स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक में पढ़ा होगा कि अगर जो आपके पास जीरो एरर है, चाहे मीन्स वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, आपने इसके बारे में पढ़ा था कि जीरो एरर है। जीरो एरर के भी 2 टाइप्स हैं आपके पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीरो एरर। First is positive zero error and second is negative zero error. If zero line of the vernier scale is on the right side, then it is the positive zero error. If zero line of the vernier scale is on the left side, then it is the नेगेटिव जीरो एरर। सो ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी जो जीरो लाइन है वो राइट साइड पर है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर को मिनिमाइज करने के लिए या इसको एलिमिनेट करने के लिए हम नेगेटिव जीरो एरर से यानी नेगेटिव जीरो करेक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वो फिर प्लस एंड माइनस होकर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो आपके पास जीरो एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो जीरो एरर आपके पास पॉजिटिव में है, सो जीरो करेक्शन जो होगा वो नेगेटिव में हम काउंट करेंगे। Zero correction is minus 0.04 because जीरो एरर 0.04 पॉजिटिव है। जब हम नेगेटिव जीरो एरर को उसके साथ इंक्लूड करेंगे, देखिए
जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर अभी हमने फाइंड किया इक्वल्स टू 0.04, ये पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन जब हमें इसको रिमूव करना है जीरो एरर को अपनी करेक्ट इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट के लिए, सो जीरो करेक्शन हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, ऑपोजिट लेंगे ताकि दूसरे को वो कैंसिल आउट करे और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है वो रिमूव हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट रीड करते हैं। A screw gauge has 50 division on its circular scale। अब स्क्रू गेज के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, उसके ऊपर भी मेन स्केल भी होता है और एक सर्कुलर स्केल भी गिवन है। So divisions of the on the circular scale is 50 divisions. The pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter. What is the least count? आपने क्या करना है, आपने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप डिविजन्स राइट करेंगे। डिविजन्स गिवन है, डिविजन्स आपके पास कितनी है, 50 डिविजन्स है, ठीक है। डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल्स टू 50 डिविजन्स है, गिवन है। नेक्स्ट गिवन क्या है, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इसकी पिच राइट करेंगे। पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आपकी लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है स्क्रू गेज का, ये बुक में भी गिवन है, एज दिस मैं यहाँ पे भी आपको राइट कर देती हूँ, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, least count of screw gauge. Okay, pitch of the screw gauge, first of all, pitch of screw gauge divided by number of divisions, on circular scale. ओके, पिच आपने फाइंड की है, इसी क्वेश्चन में पिच आपके पास 0.5 मिलीमीटर एंड डिवाइडेड बाय डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल आपके पास कितनी है, 50। सो इट इज इक्वल्स टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आफ्टर डिवीजन आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बुक पर ही गिवन है और ये बुक पर ही सॉल्व होगा, जस्ट एज आपने इसको मार्क करना है। Which of the following quantities have 3 significant figures? Look at your book, page number 26, question number 1.8. Which of the following quantities have 3 significant figures? Student आपको significant figures की definition भी बताई थी और उसके साथ उसके रूल्स भी बताए थे कि आपके पास जीरो कुछ केसेस में सिग्निफिकेंट होता है और कुछ केसेस में सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से जो आपके पास करेक्ट आंसर है A, B, C एंड D में से वो आपके पास है B एंड C, बिकॉज यहाँ पर जीरो अकॉर्डिंगली सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो B और C है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, What are the significant figures in the following measurement? अब ये measurements आपके पास given है कि मैं 1 by 1 राइट करती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि इसमें significant figures आपके पास कितने हैं और ये कैसे काउंट होंगे। Okay, first of all 1.009 meter, 1.009 meters। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के अकॉर्डिंगली एक चीज बताई थी कि डेसिमल्स में, अगर डेसिमल्स में या जीरो जो है आपके पास किसी 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में होगा, मिडिल में होगा, बिटवीन होगा किसी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के, सो इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सो अब इसमें आपके पास देखिए 1, 00 एंड 9, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 significant figures means 1, 00 and 9. Because 1 and 9 is also a significant figure, so in between 2 significant figures, 0 is also significant. So there are 4 significant figures. Next, 0.00450,
0.00450 meters किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास जीरोस भी हैं, डेसिमल भी है, लेकिन जस्ट एज आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर से पहले अगर जीरो आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन ये चीज है कि अगर आपके पास आफ्टर एनी सिग्निफिकेंट नंबर जीरो इज आल्सो सिग्निफिकेंट। सो 450 after two significant numbers, zero is also significant figure. So there are three significant figures. There are three significant figures. Okay students, next third part. 1.66 multiplied 10 raised to power minus 27 kg. 1.66 multiplied 10 raised to power minus 27 kg. स्टूडेंट्स, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में सॉल्व नहीं करना, आपने जस्ट एज इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। सो देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर 166, ठीक है। सो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट, डी पार्ट 2001 यानी मींस 2001। Okay, students, 2 and 1 is also significant figure and 0 is in between two significant figures, so 0 is also a significant number. 3 significant figure. Okay students, 1.9 question is completed. Last question of this topic. A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. आपके पास लेंथ भी गिवन है एंड विड्थ भी किसकी, चॉकलेट रैपर की। A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. लेंथ भी गिवन है एंड विड्थ भी इसकी गिवन है। कैलकुलेट इट्स एरिया, आपने एरिया फाइंड करना है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन रीजनेबल नंबर्स आपके पास, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन। Okay, first of all, we have to write its length and second is width. Length is equals to 6.7 centimeter and width is equals to 5.4 centimeter. 5.4 centimeter. Find its area. Okay students, we know the formula for finding area is length multiplied by width. Means जब हम length को width के साथ multiply करवाते हैं तो आप उसका area find कर सकते हैं। So area is equals to length multiplied by width. Okay, 6.7 multiplied by 5.4 centimeter is also centimeter. So 6.4 को जब आप 5.4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा which is equals to 36.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम जस्ट एज 36 को ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली काउंट करेंगे एंड इट इज द एरिया ऑफ योर गिवन क्वेश्चन। Okay students, our numericals is completed and first chapter is also complete. Now we have to start chapter number 2. So look at your page number 29 and we are starting a new chapter. Okay students, look at page number 29, chapter number 2. Students, आपने इससे previous चैप्टर में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ब्रांच में पढ़ा था मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। मैकेनिक्स की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स की मोशन, इट्स कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट, कि किसी भी चीज के बारे में कोई भी बॉडी जो है अगर मूव कर रही है वो क्यों मूव कर रही है, उसके कॉजेज क्या हैं एंड इट्स इफेक्ट और उसके असरात क्या हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 इसमें आप काइनेमैटिक्स के अकॉर्डिंगली रीड करेंगे। काइनेमैटिक्स एंड मैकेनिक्स आर बोथ डिफरेंट क्वांटिटीज। ओके, kinematics and mechanics. Okay students,
मैकेनिक्स में हम किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट है, मोशन है, उसके बारे में रीड भी करते हैं, सेकेंडली उसके कॉजेस के बारे में भी रीड करते हैं, एंड थर्ड वन उसके इफेक्ट्स के बारे में। लेकिन काइनेमैटिक्स में ओनली जस्ट एज आपने बॉडी की, किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली रीड करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट पेज नंबर 29। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन, पैराग्राफ नंबर 1, सेकेंड लाइन, kinematics is the study of motion of an object without discussing the cause of its motion। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमने जस्ट एज किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के अकॉर्डिंगली उसको रीड करना है कि किसी भी बॉडी की मूवमेंट कैसी है और वो किस तरीके से मूव कर रही है, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन, उसकी किसी भी वजह को डिस्कस किए बगैर कि किस वजह से मूव कर रही है। जस्ट एज आपने उसकी मोशन के बारे में बताना है कि इट्स लीनियर, इट्स सर्कुलर, इट्स रैंडम। ओके स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स भी अभी हम इस चैप्टर में साथ ही रीड करेंगे। और स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2.1, रेस्ट एंड मोशन। फर्स्ट टॉपिक 2.1, रेस्ट एंड मोशन। ओके, first of all we have to define rest। what is rest? A body is said to be at rest if it does not changes its position with respect to its surrounding। मीन स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी सिटिंग पोजीशन पर हैं, आप लोग अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली मूव नहीं कर रहे, यू आर नॉट इन दिस मूवेबल पोजीशन, सो यू आर इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। मैं अगेन डेफिनेशन को रिपीट कर रही हूँ। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी बॉडी अगर अपनी इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी मूवमेंट नहीं कर रही है और अपनी प्लेस जो है उसको चेंज नहीं कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, देन इट इज कॉल्ड बी रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन। A body is said to be in motion if it does changes its position with respect to its surrounding, then it is called motion। स्टूडेंट्स, अगर आप whenever जब भी आप अपनी सीट से उठेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली, then it is called its motion। ओके स्टूडेंट्स, इसी पैराग्राफ में आपको पिंक बॉक्सेस में आपकी डेफिनेशन नजर आ रही होगी। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में एक तीसरी कंडीशन भी इसी से रेलिवेंट है। मींस एक बॉडी है जो आपके पास दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। मींस अ बॉडी एट अ टाइम वो रेस्ट में भी है एंड एट अ टाइम वो मोशन में भी है। ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी एग्जिस्ट करती है जो एट अ टाइम रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपके पास ये है, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस, कि कोई भी पैसेंजर जो है वो बस में या कार में सिटिंग पोजीशन में है तो वो आपके पास एट अ टाइम रेस्ट और मोशन दोनों मूवमेंट्स में मौजूद है। इसकी एग्जांपल बहुत इजी है कि अगर आप किसी भी बस में, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आप सिटिंग पोजीशन है, आप पैसेंजर्स के अकॉर्डिंगली मूव नहीं कर रहे, सो यू आर इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। लेकिन व्हेनेवर जब भी आपकी कार या बस मूव कर रही है तो आप कार के बाहर जो भी पैसेंजर्स हैं या पीपल्स हैं या जो भी आपके पास लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली आप मूवेबल पोजीशन में है, सो यू आर इन अ मोशन, सो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव। whenever you are in the position of rest and motion, then it is called the relative। okay students, look at book page number 29 paragraph number 3। the state of rest or motion of a body is relative। इसकी definition भी given है कि कोई भी body अगर इस state में हो कि आप rest में भी हैं and motion में भी हैं, then it is called relative। for example, a passenger sitting in a moving bus is at rest because he is not changing her position with respect to her other passengers or objects in the bus। But to an observer outside the bus, the passengers and the objects inside the bus are in motion। okay students, this is clear। next we have to start the types of motion, our second topic। आपने मोशन के बारे में भी डेफिनेशन उसकी रीड किया, अब हम जस्ट उसकी टाइप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन एंड व्हिच आर अदर एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ओके, पैराग्राफ नंबर 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। आगे हम उसको फिर रैंडमली एक्सप्लेन भी करेंगे। There are 3 types of motion। okay students, okay, first type is translatory motion, second is rotatory and third one is vibratory motion। first is
ट्रांसलेटरी, फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन and second is vibratory, second one is vibratory motion and third one is rotatory. There are basic three types of motion. First is translatory motion, second is vibratory motion and third is rotatory motion. ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर आगे 3 स्ट्रीम्स हैं, मींस अगर हमने इसको आगे और भी 3 स्ट्रीम्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 टाइप्स और गिवन है। ओके, आपके पास जो फर्दर आगे 3 उसकी टाइप्स हैं उसमें लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम उन्हें डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर, सेकेंड इज सर्कुलर एंड थर्ड इज रैंडम। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशन की आगे फर्दर आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर, सेकेंड इज सर्कुलर एंड थर्ड इज रैंडम मोशन। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, जो भी डेफिनेशन है आपने इसके साथ इनकी एग्जांपल्स डेली लाइफ बेसिस से आपको कोई भी इनकी एग्जांपल्स मिल सकती हैं, तो आपने इनकी एग्जांपल्स मस्ट देनी है साथ में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन। पिंक बॉक्स में पेज नंबर 29। In translatory motion, a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. Translatory motion में आपके पास कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन आपके पास कोई भी हो सकती है, ठीक है। इट मे बी स्ट्रेट और इट मे बी कर्व, यानी कि वो किसी भी अपनी दायरा नुमा हरकत में या घूमे बगैर किसी भी सीधी लाइन में या दायरा नुमा हरकत में वो घूम रही है, तो वो आपके पास क्या कहलाती है? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। उसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 29 पर ट्रांसलेटरी मोशन के सामने फेरिस व्हील की एग्जांपल गिवन है। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील। फेरिस व्हील्स में आपके पास जो भी कोई पैसेंजर्स या राइडर्स बैठे होते हैं, उनकी जो मूवमेंट है उनके अकॉर्डिंगली वो सर्कुलर मोशन में, यानी वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो कोई भी पीपल्स हैं या लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड इट्स ए ट्रांसलेटरी मोशन। सो फेरिस व्हील इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। Okay students, let's start the types of translatory motion. First is linear, second is circular and third is random. Page number 30. First of all, linear motion. Linear motion में आपके पास क्या है? The straight line motion of a body is called linear motion. First of all, linear motion. Linear motion. Okay, linear motion में आपके पास क्या है? Straight line motion of a body. Straight line motion. स्ट्रेट लाइन मोशन भी आप कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट भी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन of a body is called linear motion. ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन में आपके पास क्या है? मींस कोई भी बॉडी जो है वो बिल्कुल एज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, तो आपके पास वो क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाती है। ओके, फॉर स्टूडेंट इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है? अ बॉल फॉलिंग डाउन, वर्टिकली फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट। आप एक बॉल ने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में आप थ्रो करें, आप देखेंगे कि वो ऊपर से जब नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो उसकी जो मूवमेंट है वो आपके पास क्या है? वो लीनियर मोशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास लीनियर मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड वन इज, सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ओके। स्ट्रेट लाइन मोशन आपके पास किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो लीनियर मोशन है, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ कर्व और सर्कुलर पाथ, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कर्व एंड सर्कुलर पाथ
circular path is called circular motion. फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉडी है आपके पास, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, सो इट इज कॉल्ड इट्स सर्कुलर मोशन. स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टोन है, स्टोन को आपने थ्रेड से टाई किया, टाई करने के बाद जब आप उसको मूव करवाएंगे, उसकी जो आपके पास मोशन होगी वो क्या होगी, वो सर्कुलर मोशन होगी. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड इज रैंडम मोशन. Third type is random motion. Okay. Third type is random motion. The irregular or disordered motion of an object is called random motion. Means किसी भी बॉडी की आपके पास बेतरतीब अंदाज से हरकत रैंडम मोशन कहलाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंसेक्ट्स हैं. ठीक है. इंसेक्ट्स कभी भी एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते, दे आर मूविंग इन रैंडमली. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन. द इर्रेगुलर motion of irregular and disordered motion, irregular and disordered motion of an object is called random motion. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास किसी भी फॉर्म में ये जो आपके पास मोशन है, ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये रैंडम मोशन होगी. ठीक है. irregular or disordered motion of an object is called random motion. इसकी एग्जांपल आपको गिवन है, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इन रैंडम मोशन. स्टूडेंट्स पेज नंबर 31 पर आपके पास रैंडम मोशन के साथ ये फिगर 2.8 गिवन है, उसमें आपके पास डेफिनेशन है ब्राउनियन मोशन. ठीक है. लुक एट दिस. रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी आपको पता है गैस की कोई फिक्स्ड शेप वॉल्यूम या नहीं होता. ठीक है. दे मूव्स इन, उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी बहुत ज्यादा क्या होती है, वीकर होती है, तो जिसकी वजह से वो इजीली स्प्रेड हो जाती है. तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो इर्रेगुलर मोशन है इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन, the spinning motion of an object about its axis is called rotatory motion. ओके. रोटेटरी मोशन आपके पास क्या है, किसी भी बॉडी की अपने ही एक्सिस के गिर्द मोशन आपके पास क्या कहलाती है, स्पिनिंग मोशन, रोटेटरी मोशन कहलाती है. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई व्हील है, व्हील की मोशन अपने ही एक्सिस के गिर्द है और वो मूवमेंट कर रही है. स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील अपनी ही एक्सिस पर मौजूद है, लेकिन उसका सर्कुलेशन या सर्कुलर फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आपके पास जो वाइब्रेटरी मोशन है, नेक्स्ट इस टाइप को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आपका आज के लेक्चर का जो डायरी वर्क है वो आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, एंड नेक्स्ट इन मोशंस को डिस्क्राइब किया है उनको आपने लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.